हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS प्लेटफॉर्म। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग। क्या है दोस्तों? नीति आयोग जैसे आप जानते हो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? अब इसका सेटअप कब हुआ था दोस्तों? 2015 में इसका सेटअप हुआ था, जिसने रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन को। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था किसने? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। अब ये न्यूज में क्यों है दोस्तों? और ये थिंक टैंक है नीति आयोग, याद रखना। इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों, चेयरमैन वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अभी राइट नाउ कौन है चेयरमैन इसके? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब हैं इसके अभी चेयरमैन। क्लियर? क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि इसके वाइस चेयरमैन भी होंगे। वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों इसके? वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। याद रखोगे, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है। और अब क्वेश्चन बनता है कि इसके सीईओ कौन है? सीईओ इसके हैं दोस्तों BBR सुब्रमण्यम। क्लियर? क्लियर। अब ये न्यूज में क्यों है? तो दोस्तों जो नीति आयोग था इसमें 5 स्पेशल इन्विटीज को बुलाया जाता था। क्या बुलाया था? 5 स्पेशल इन्विटीज को बुलाया जाता था। अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। व्हाट आई मीन्स, 5 स्पेशल इन्विटीज जो थे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। अब कर दिया 11 स्पेशल इन्विटीज। अब बुलाए जाएंगे 11 स्पेशल इन्विटीज। पहले 5 डिसाइडेड था, अब बुलाए जाएंगे 11 स्पेशल इन्विटीज बुलाए जाएंगे, जो कि अपनी सलाह देंगे टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर द प्रोग्रेस। अब कौन कौन से नए मेंबर जुड़े हैं इससे, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, ये सबसे पहले जुड़े हैं कौन से? अपने एच डी कुमारस्वामी। क्लियर? क्लियर। देन आफ्टर राजीव रंजन सिंह। देन आफ्टर जतिन राम मांझी। क्लियर? देन आफ्टर हमारे चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी। देन आफ्टर नायडू। क्लियर? ये मेंबर जुड़े हैं स्पेशल इन्विटीज के 11 मेंबर जो स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। अब ये करेगी क्या? देखो, आप जानते हो नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल है। जितना रोल प्लानिंग कमीशन का था उससे भी बड़ा रोल अब नीति आयोग पे काम है। नीति आयोग जानते हो आप, थिंक टैंक है इंडिया का, जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। व्हाट आई मीन्स, इसके जितने भी रिकमेंडेशन सलाह देता है सरकार को फॉर मेकिंग दी कंट्री एज अ डेवलप कंट्री। क्लियर? क्लियर। अब इसको स्पेशल इन्विटीज बढ़ा दी हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ मेंबर, अब देखो ये जो मेंबर हैं ये कोई बीजेपी के थोड़ी है, ये एनडीए का अलायंस है। व्हाट आई मीन्स, एनडीए का अलायंस है। तो इसी का मेंबर अब जुड़ गए हैं। स्पेशल इन्विटीज 11 कर दिए हैं। तो याद रखोगे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि नीति आयोग में कितने मेंबर अब स्पेशल इन्विटीज हो गए? तो अब हो गए दोस्तों 5 थे पहले, अब हो गए 11। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल नंबर 341। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 341? देखो, आप आर्टिकल नंबर 341 पढ़ोगे तो इसमें लिखा होगा कि नाइदर
neither central government nor precedent change or amend the list of scheduled caste without law passed by पार्लियामेंट। सर ये तो आपने आर्टिकल नंबर 341 डिस्क्राइब किया है, पर ये बताइए न्यूज़ क्या है। तो देखो क्या किया था बिहार सरकार ने, क्या किया, एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एक कम्युनिटी है जिनका नाम है टेंटी तंतवा। ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है बिहार के अंदर। अब बिहार सरकार ने क्या किया कि इस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जोड़ दिया, इसको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जोड़ दिया। और क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है, अगर कोई भी सीट नहीं बढ़ती है तो इस कम्युनिटी को उसके अंदर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को रिजर्वेशन को दे दिया। क्लियर। अब इससे क्या हुआ, ये शेड्यूल कास्ट के नाम पर वी कैन से दैट्स अपॉइंट हो गई गवर्नमेंट सर्विस में और अदर सर्विस में, तो ये अपॉइंट इनको रिजर्वेशन मिलने लगा एज अ शेड्यूल कास्ट। अब क्या हुआ 2015 में बिहार कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया, ठीक है आपका कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर अभी न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को, इस लॉ को मना कर दिया बिहार से, आपने गलत किया है, जो भी किया है गलत किया है। ना आपके पास अथॉरिटी है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, ना प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो नोटिफिकेशन निकाले, शेड्यूल कास्ट में चेंज करने के नोटिफिकेशन निकाले और उसमें चेंज करे आर्टिकल नंबर 341 में शेड्यूल कास्ट ऐड करने का, रिमूव करने का प्रावधान तभी है जब लॉ निकालेगी, पास करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ निकालेगी तभी उसके अंदर शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी तभी ऐड हो सकती है उसके अंदर, या फिर रिमूव हो सकती है बाय ओनली द प्रोसेस पास बाय द लॉ बाय पार्लियामेंट। जब तक लॉ पास नहीं होगा पार्लियामेंट में तब तक कोई चेंजेस नहीं हो सकता। लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन आर्टिकल नंबर 341 के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। अब बिहार सरकार ने किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि देखो इन कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है, इन कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। ये गलती किसकी है, बिहार सरकार की है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो अपॉइंट हो चुके हैं और उनको हटा दिया जाएगा, उनको नौकरी से भगा दिया जाएगा, या फिर उन को जितना बेनिफिट मिल गया है या फिर कंपनसेशन उनसे वसूला जाएगा पैसा, ऐसा नहीं होगा। इन कम्युनिटी से कुछ भी साथ गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं करेंगे, ये जो हो गया सो हो गया। बट आगे से बिहार सरकार को ध्यान रखना है, आपको कोई भी कानून निकालने से पहले इसके चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े आप कानून नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो, ये मेरे वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड नहीं है कि आप बिना पढ़े किसी कानून को नहीं निकाल सकते। व्हाट आई मीन्स, देखो आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, भारत के संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। किसी भी स्टेट को, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप वॉयलेट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन के तो आप जानते हो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो भारत के संविधान के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आप ऐसा ना करें जो कि भारत के संविधान के खिलाफ हो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 341 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिहार की कम्युनिटी, इसका नाम याद रखना, ये कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस कम्युनिटी के मेंशन करके, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मेंशन करते पूरा आंसर लिख सकते हो कि हाँ ये टंटवा कम्युनिटी है जो कि बिहार में रहती है और इसको रिजर्वेशन मिल गया था एज अ SC कैटेगरी में। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन दी दैट इज वी कैन से दैट्स अ बिहार गवर्नमेंट अप्रूव दी
दिस कम्युनिटी एज अ SC एंड प्रोवाइड द रिजर्वेशन एज अ SC कैटेगरी। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एस जयशंकर के ऊपर। क्या हुआ है कि देखो एस जयशंकर साहब हैं, ये गए अभी 2 दिन के टूर पर, 2 डेज टूर पर। कहाँ पर? टूर तो नहीं, 2 डेज की विजिट पर गए हैं मॉरिशियस। टूर पे तो घूमने के लिए जाया जाता है, ना कि डिप्लोमेटिक वर्क के लिए जाया जाता है। ठीक है, मेरे है ना मीन्स टूर निकल गया क्योंकि मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, टूर करने का, बट वो निकल गया है, वो अलग बात है। बट ये टूर पे नहीं गए, डिप्लोमेटिक विजिट पे गए मॉरिशियस, घूमने नहीं गए, मॉरिशियस गए और वहाँ पर मुलाकात करी और कई सारे एग्रीमेंट और डील साइन करी, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मॉरिशियस के साथ। अब वो हमको जानना जरूरी है कि मॉरिशियस के साथ क्या क्या हुआ। तो देखो सबसे पहला छोटे छोटे पॉइंट है, ट्रेड टाइज, ट्रेड के ऊपर, पीपल टू पीपल, पीपल टू पीपल कॉपरेशन, पीपल टू पीपल कॉपरेशन, देन आफ्टर डिफेंस, मैरीटाइम कॉपरेशन, हमारे स्पेस जो कि इसरो है, एंड मॉरिशियस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ठीक है, इन दोनों के बीच में डील हुई। देन आफ्टर इनोवेशन, ये सारे डील हुए जब हमारे एस जयशंकर जो 2 डेज की विजिट पर गए मॉरिशियस, और मॉरिशस में कई सारे डील साइन करे। जैसा कि आप जानते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर ठीक है मैंने बता दी, कवर करा दी, क्योंकि कुछ पॉइंट आ सकते हैं इसमें, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इसरो एंड मॉरिशियस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं MRIC, क्या बोलते हैं MRIC, इनके बारे में डील फॉर इनोवेशन प्रोडक्शन फॉर स्पेस रिसर्च, इसके बारे में भी डील साइन हुई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। देखो क्या है दोस्तों कि मैंने आपको कल बताया था, एक न्यूज़ बताई थी कि हमारे ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपनी 96th एनिवर्सरी बनाई है। 96th एनिवर्सरी बनाई है, एनिवर्सरी तो नहीं कह सकते, फाउंडेशन डे बनाया है, 96th फाउंडेशन डे। एनिवर्सरी तो अपन लोग बनाते हैं, ये तो फाउंडेशन डे बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर 96th फाउंडेशन डे बनाया है तो ICAR कब सेटअप हुआ? तो दोस्तों ICAR सेटअप हुआ था 1929 को। कब हुआ था? 1929 को सेटअप हुआ था ICAR। तो इसका 96th एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी मतलब इसका फाउंडेशन डे था, 96th फाउंडेशन ईयर। ठीक है, अब इसी के साथ आपने, मैंने कल एक और न्यूज़ बताई थी कि इसने ICAR ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। और एक क्या था? रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? मैंने बताया था वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, जिसका रिसर्च करना किस पर? एग्रीकल्चर पर और एनिमल हस्बेंड्री पर। अब ये डिस्कस हुआ, क्या हुआ कि DARE, सर ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं
DARE। अब इन्होंने एक पॉइंट उठाया है और DG ऑफ ICAR, इन्होंने क्या पॉइंट उठाया है कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन करके आना हर जगह, क्योंकि इंडिया में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड बड़ा कम मिलता है, फंड बहुत कम मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसको फंड दिया इस बार सिर्फ ओनली 0.2% ऑफ बजट, 0.2% ऑफ बजट। और जो डीजी साहब हैं 0.2% ऑफ बजट, इतना बजट मिला है सिर्फ ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। और आप जानते हो कि एग्रीकल्चर में कितना एम्प्लॉयमेंट में, और आप जानते हो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड किस पर, एग्रीकल्चर फील्ड पर। अगर एग्रीकल्चर पर, फार्म सेक्टर पर रिसर्च नहीं होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। अब रिसर्च करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मनी चाहिए, क्या चाहिए, फंड चाहिए। आप कोई भी काम करने जाते हो तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले फंड की जरूरत पड़ती है। अगर फंड नहीं होगा तो आप घर में क्या करोगे, मक्खी मारोगे। क्या करो, घर में बैठ के मक्खी मारना है, आपका यही काम बचा रहेगा, मक्खी मारने का। क्योंकि फंड सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से। अगर फंड नहीं होगा तो रिसर्च डेवलपमेंट खाक होगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या आती है, देन आफ्टर इन्होंने एक पॉइंट बोला कि 0.2% ऑफ बजट ही सिर्फ ओनली मिलता है फार्म सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अगर कंपेयर किया जाए, इन्होंने बोला कि अगर कंपेयर किया जाए तो कितना मिलता है दोस्तों। कंपेयर करें हम तो डेवलप कंट्री, जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 0.8% और 1% ऑफ बजट मिलता है किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया कितना पीछे है, इंडिया को मिल रहा है सिर्फ ओनली 0.2%, और जो वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उनको दिया जा रहा है 0.8 एंड 1% इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया को सोचना चाहिए। ये मैंने कई सारे आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट में फंड देने में बड़ी कंजूसी करती है, और इंडिया का पीछे रहने का रीज़न यही है कि इंडिया समझती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक वेस्टेज है पैसे का। पर मुझे लगता है कि वो वेस्टेज नहीं है, वो एक इनोवेटिव चीज़ बनाएगा, हमारे इंडिया में नए नए बिजनेस बनाएगा। अंबानी जैसे खड़े कर सकते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया के लोगों पर बड़ा दिमाग है, वो अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं और वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर बन सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए उनको रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडिया को इस बात को सोचना चाहिए कि जितनी भी डेवलप कंट्रियां हैं वो अधिकतर अपना फंड रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करती हैं, ना कि इनोवेटिव इंपोर्ट करने में, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में। तो इंडिया को भी रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द आर्म एंड एम्यूनिशन एंड डिफेंस प्रोडक्ट। आप इंडिजीनियसली बनाओ ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मान लीजिए आप 1 साल में इंपोर्ट करते हो तो 2 साल में तो इंडिया में ही बन जाएगी वो चीज़। तो आप रिसर्च पर खर्च करिए, ना खर्च करिए इंपोर्ट करने पर। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कर्नाटका के ऊपर। क्या है दोस्तों, कर्नाटका ने एक बिल निकाला है जिसका नाम है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन द इंडस्ट्री, फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। जितना बड़ा बिल का नाम है उतना ही बड़े इसके दर्शन हैं, जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े दर्शन। अब सुन के आपको एक कंट्री पॉइंट याद आएगा कि इंडिया की यूनिटी खत्म होते जा रही है। ये आपको पॉइंट याद आएगा कि इंडिया में यूनिटी और रीजनल टेंडेंसी की, वीकेंड से रीजनल टेंडेंसी लोगों के स्टेटों में मन में आते जा रही है, और वो इस तरीके बकवास कानून निकाल रहे हैं। मतलब मेरिटोरियस जिसको अपन बोलते हैं कि दिमाग देखो हमारा, ये ना देखो कि कहाँ पर हम डोमिसाइल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं,
ये देखो कि हम में दिमाग कितना है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियन क्यों हैं? क्योंकि उन पर दिमाग है, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और वो अमेरिकन जो वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं जो कि इंपोर्ट को ब्रेन ड्रेन करते हैं, वो जानते हैं कि डोमिसाइल को छोड़िए, ब्रेन पर फोकस करिए। अगर कर्नाटका इस तरीके का कानून निकाल रही है तो इसका मतलब है वो ब्रेन ड्रेन पर फोकस नहीं कर रही है, वो फोकस कर रही है डोमिसाइल पर, मीन्स वोट बैंक पर। तो चलते अपन समझते हैं इस कानून को। इस कानून में एक प्रावधान दिया है। ये कानून बोलता है कि जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, लोकल रेसिडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। मतलब जितनी भी इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय नियरली 75% ऑफ नॉन मैनेजमेंट वर्कर and 50% of management worker from Karnataka state। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा था अभी? कि जो 50% जो एम्प्लॉय करे जाएंगे मैनेजमेंट वर्क के लिए, वो सिर्फ ओनली कर्नाटका स्टेट से लिए जाएंगे। और 75% जो कि एम्प्लॉय नॉन मैनेजमेंट के लिए लिए जाएंगे, वो सिर्फ ओनली कर्नाटका से होंगे। और इसके लिए एक प्रावधान ही बना दिया कि डोमिसाइल चेक कैसे किया जाएगा। तो देखो इसके लिए प्रावधान है। पहले तो जो है पर्सन बॉर्न इन कर्नाटका, मीन्स कर्नाटका में ही पैदा होना चाहिए, और या फिर लिविंग इन कर्नाटका फॉर 15 ईयर, 15 साल से रह रहा हो, और गुड स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग कन्नाडा लैंग्वेज, मीन्स उसको कन्नाडा लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, और दूसरी बात पढ़ना आना चाहिए। तो ये भी एक कंडीशन है। देखो 3-4 कंडीशन मैंने बताई। पहला कंडीशन क्या है कि वो बॉर्न होना चाहिए कर्नाटका के अंदर। दूसरे कंडीशन क्या है, अगर वो 15 साल से कर्नाटका में रह रहा है तो वो भी डोमिसाइल हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, उसके पास उसको कन्नाडा लैंग्वेज बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, कन्नाडा लैंग्वेज। क्लियर? और पॉइंट क्या है इसमें, क्या पॉइंट बोले गए? देखो और पॉइंट बोले गए इसके अंदर क्या, कि उस पर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल का, जिसमें एक सब्जेक्ट इन विच वन सब्जेक्ट रिलेटेड टू कन्नाडा लैंग्वेज। क्या होना चाहिए? कन्नाडा लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये इसकी है। अगर मान लीजिए उसके पास नहीं भी है, कन्ना सेकेंडरी सर्टिफिकेट है पर कन्नाडा लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको कन्नाडा प्रोफिशिएंसी टेस्ट को निकालना पड़ेगा। एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री है उनको नहीं मिले जो चाहिए, कि मतलब एक क्वालिफाइड लोग बाग चाहिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इतनी कंडीशन नहीं होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकती है फॉर रिलैक्सेशन।
अप्लाई कर सकती है कि हाँ यार हमें वो लोग बाग नहीं मिल रहे हैं कन्नड़ लैंग्वेज के, मतलब कन्नड़ डेमोसाइल कन्नाडा डोमिसाइल लोग बाग नहीं मिल रहे हैं जो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को पहले अप्लाई करोगे, देन आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, रिलैक्सेशन देगी आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रिलैक्सेशन मिलने के बाद पर एक कंडीशन और रख दी कि 25% अगर हो तो मैनेजमेंट के होना चाहिए एंड 50% ऑफ नॉन मैनेजमेंट। अगर आपको रिलैक्सेशन मिल भी जाता है तो 25% तो मैनेजमेंट के आपको बंदे रखने पड़ेंगे कर्नाटका के, और 50% ऑफ नॉन मैनेजमेंट वर्क के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये पूरा बिल समझ में आ गया क्या है ये बिल, और ये कर्नाटका स्टेट क्या कर रही है, इसका क्या मोटिव है। देखो ये मुझे नहीं लगता ये कानून चल पाएगा, क्योंकि अब ठीक है जो भी होता है, अगर फाइनल होगा जो मैं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट इसको स्टक डाउन कर देगी डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लगता है, मेरे लगने से कुछ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर और स्टेट गवर्नमेंट पर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर। ठीक है, इसी के साथ 17 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 18 जुलाई के नए करंट अफेयर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।